हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। उस दिन कुहार के महीने की अष्टमी और मेरा 5वां जन्मदिन था। माँ मुझे पूजा कराने के लिए गंगा जी के पास बने शिव मंदिर ले गई थी। उस दिन बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी कि खासी ऊंचाई पर बना शिव मंदिर जलमग्न हो गया था। जिस चंचल चपल तरुणी गंगा को शिव जी ने अपनी जटाओं में भटका दिया था, वही गंगा इस बरस अपने असीम वेग के साथ उन्हीं की 15 फीट ऊंची मूर्ति को भूल भुलैया जटाओं सहित न जाने कहां तक बहाकर ले गई। बचे थे तो सिर्फ उनके पांव। छोटी माँ मुझसे उन्हीं अवशेषों की पूजा करा रही थी, पर मेरा ध्यान पूजा में ना होकर बार बार अपने सामने खड़े मैले कुचेले बच्चे के बाएं पैर की एड़ी पर चला जाता, जिससे खून निकल रहा था, और उसका ध्यान छोटी माँ के प्रसाद वाले हाथ पर था। गंगा की मचलती पवित्र लहरों में गेरुआ वस्त्रधारी संत बने सूर्य ने जल्दी ही जल समाधि ले ली। अधिक बरसात सर्दियों को समय से थोड़ा पहले ही ले आई थी। गंगा किनारे की हड्डियां जमा देने वाली ठंडी हवा की वजह से छोटी माँ ने मुझे अपनी साल में लपेट लिया था, परंतु हमारे सामने जो बच्चा खड़ा था उसके तन पर तो सूती कपड़े तक भी पूरे नहीं थे। उसके सांवले चेहरे पर टकी मोटी मोटी आंखें प्रसाद को अपलक देखती रहकर उसके पेट का हाल बता रही थी। छोटी माँ ने मुझसे भी पहले उसे ही प्रसाद दिया और मांगता गया। छोटी माँ उसे खिलाते रहकर प्रसाद को उसकी सही जगह पर पहुंचाती रही थी। इस तरह वो लगभग सारा प्रसाद खा गया। क्या जाने कब से उसने कुछ भी नहीं खाया था। माँ ने पुजारी जी से पूछा, कौन है ये बच्चा? पुजारी जी ने बताया कि बाढ़ के बाद वो पेड़ की गुलेल जैसी शाखा में फंसा हुआ मूर्छित अवस्था में मिला था। होश आते ही बार बार बस यही चिल्लाया, बाबू माँ राधा सब पानी। यानी उसके पिता माँ और बहन राधा सब पानी की भेंट चढ़ गए थे। बहुत पूछने पर 2-3 दिन बाद जब सदमे से थोड़ा बाहर आया, तब इसने अपने गांव का नाम कमास और पिता का नाम चंदर और माँ का नाम रेखा बताया। पर ठकुराइन कमास का तो इसके सिवा कोई जानवर का बच्चा तक नहीं बचा शायद। अब ये रहता कहाँ है पंडित जी? छोटी माँ ने पंडित जी से पूछा था। ठकुराइन, इसके जात पात का तो पता नहीं, ना ही मैं कमास के लोगों को जानता था। जो पता होता कौन जात का है ये, सो मंदिर के अंदर तो ये आ नहीं सकता, यही सीढ़ियों पर पड़ा रहता है बस। रात में भी बाहर इस जंगल में कुछ तो तरस खाया होता इस नन्ही सी जान पर। इसकी जान से इसकी जात ज़्यादा कीमती हो गई आपके लिए। माँ पंडित जी पर थोड़ा नाराज हुई थी। उन्हें मानवता के नाते तो पूरा हक था ही। उससे अलग मंदिर और उसका अहाता हमारे ही खेत में था, और हमारे घर की दी दक्षिणा से पंडित जी का परिवार ही नहीं, उनके आधे रिश्तेदार भी पलते थे। पंडित जी माँ के इस रुख पर थोड़ा घबरा गए। खैर, छोटी माँ ने खुद को पूर्णतः शांत कर उस बच्चे को अपने पास बुलाकर उसका नाम पूछा। उसने झिझकते हुए धरती में नजर गड़ाए गड़ाए धीरे से बताया, सोहन। छोटी माँ की दया उस हाल ही में अनाथ हुए लड़के पर उमड़ आई थी, और वो उस मैले कुचैले सोहन को मंदिर से उठाकर अपने गृह मंदिर ले आई। हमारे घर में हमारे वानप्रस्थी दादाजी दादी जी, हमारे ताऊ जी, बड़ी माँ यानी ताई जी और उनके 5 बच्चे, छोटी माँ और हम 4 भाई बहन, हमारे बाबूजी भी जो लखनऊ में रहकर अखंड प्रकाशन के नाम से अपना प्रकाशन चलाते थे, सप्ताह में एक बार घर अवश्य आते। इस तरह भरा पूरा संयुक्त परिवार था हमारा, जिसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान। जब से दादी वानप्रस्थी हुई थी, तब से हमारे घर में हमारी बड़ी माँ का ही कानून चलता। हमारे पीछे आते सोहन पर जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी, वो चिल्लाई, अरे कौन भिखारी चला आ रहा है ये तुम्हारे पीछे? रोको इसे। भिखारी? अभी उसकी कोई पहचान कैसे हो सकती थी? अभी तो कच्ची मिट्टी का ही था वो।
चाहो तो भगवान की मूरत ढाल लो, चाहो तो पड़ा रहने दो बेपरवाह यूं ही डेला बना। छोटी माँ ने बड़ी माँ से उसे घर में रख लेने की बड़ी मिन्नतें की। जीजी अनाथ है बेचारा, यहाँ पड़ा रहेगा, घर बाहर के 10 काम देखेगा। इसकी 2 रोटियां इस जमींदारी पर क्या भारी पड़ेंगी, और भी ना जाने क्या क्या। बड़ी ही ना नुकुर गुस्से, डांट फटकार मान मनोवल के बाद आखिर बड़ी माँ उसे घर में रहने देने के लिए राजी हो गई। नाउन ताई को बुलाया गया। सर्दियों के आगाज की ढली हुई सांझ में गर्म पानी में डेटॉल डालकर नाउन ताई ने सोहन को खूब देर तक नहलाकर उसका शुद्धिकरण किया। उसकी एड़ी पर टिंचर आयोडीन लगाकर पट्टी बांधी और छोटे भैये के पुराने कपड़े उसे पहना दिए। हम सारे बहन भाई उस सहमे हुए बच्चे को दूर बरामदे से ही देख रहे थे। पास जाने की अनुमति नहीं थी। अपना शुद्धिकरण करवाकर वो अब हमारे घर के किसी बाहरी कोने में पड़ा रह सकता था। इस तरह वो अनाथ हमारे घर का बासिंदा हो गया। बड़ी माँ ने उसके लिए छोटी सी पालकी बाहर वाले बरामदे में डलवा दी। छोटी माँ ने अपनी आवाज़ की पूरी नरमी एकत्र की और एक कहकर कि जीजी आज ही आया है बेचारा, ये जगह नहीं है इसके लिए, डर ना जाए कहीं। एक आध दिन इसे यहीं सुला लेती हूँ अपने कमरे में। फिर अब तो नाउन जीजी ने इसे खूब सफाई से नहला भी दिया है। उसकी पालकी अपने कमरे में ही सरका ली। बड़ी माँ एक कहकर सोने चली गई कि छोटी अब तुम भी खूब करो अपने मन की, कहीं सुलाओ इस राजकुमार को, हमें क्या। सोहन अक्सर रात में चिल्लाता, बाबू माँ राधा सब पानी। सोहन घर के छोटे मोटे काम जैसे दादाजी की चिलम भरना, किसी को कुछ पकड़ा देना या किसी को कोई सूचना पहुंचा देना आदि करने लगा। यूँ छोटी माँ उसे घर का नौकर बनाने के लिए नहीं लाई थी, पर बड़ी माँ ने उसे हम में से एक तो नहीं बनने दिया, न अपने ही बच्चों से भरे पूरे परिवार में कोई ऐसा करेगा भी क्यों। वो नन्हा सा सोहन हमारे घर में बिल्कुल चुपचाप रहता, सहमा सहमा सा बड़ी माँ की तरफ देखता। उसका हर कदम जैसे बड़ी माँ की इजाज़त मांगता, पर उसकी अबोध आँखों में उनके प्रति नाराज़गी नहीं कृतज्ञता दिखाई देती, जैसे खुद को वहाँ रख लिए जाने का मन ही मन आभार मानता हो। बड़ी माँ के बाहर की कड़की को उसकी स्वामी भक्ति के आगे हम कई बार नतमस्तक होते देखते। उनके अंदर का मातृत्व तो झलकता सा दिखाई पड़ता। बड़े से परिवार की शक्ति से एकता और नियमों के सूत्र में बांधने के कुशल क्रम में मर गई उनके भीतर की स्त्रियोचित कोमलता पुनर्जीवित सी होने लगती। पर इतने बड़े परिवार को अपने अनुशासन में रखने वाली बड़ी माँ उसे शक्ति से अपने भीतर ही धकेल देती। शेष बचता वही डरा सहमा सोहन। एक बार दादाजी की चिलम लेकर जाता हुआ सोहन बाहर पड़े सब्बल से ठोकर खाकर ऐसे गिरा कि उसके बाएं हाथ की नन्ही सी नरम हथेली पूरी की पूरी जल गई थी। वो हमारी तरह गला फाड़ कर कभी नहीं रो सका था, बस अंदर ही अंदर सुबकता। वो भी ऐसे कि किसी को पता ना चल जाए। जैसे अनाथ होकर तो हर किसी को अपनी शारीरिक से लगाकर मानसिक पीड़ा तक छिपाने की कला सीखना लाजमी होता होगा, वो भी मौलिकता भरे तरीके से। खैर जब छोटी माँ को पता चला तो वो दौड़ी दौड़ी गई और क्षण बीतने से पहले उस रोते सोहन को गोद में उठा लिया था। फिर जो सोहन रोया तो हिड़कियाँ ले देर तक रोता ही रहा। छोटी माँ समझ गई कि उस दिन उसे हथेली जलने की पीड़ा ने इतना नहीं रुलाया था जितना उसके अनाथ होने ने। माँ उसे तब तक अपने सीने से चिपकाई बैठी रही थी जब तक उसकी अंतिम सुबह की तक थक ना गई और उसका अपनी माँ बाबा और बहन को अकस्मात ही खो देने का दुख नेपथ्य में नहीं चला गया। वो अलग बात है कि उस दिन उन्हें बड़ी माँ की खूब तीखी कड़वी बातें सुननी पड़ी थी, पर उस दिन के बाद माँ के नेह का आस्वाद सोहन को ऐसा लगा कि बड़ी माँ के आदेश पर उसने बड़ी माँ को तो हमेशा मालकिन कहकर संबोधित जरूर किया, पर उनके लाख मना करने
टोकने, डांटने, फटकारने पर भी छोटी माँ को छोटी माँ ही पुकारा। उसकी इस दृढ़ता पर छोटी माँ जान गई थी अपने प्रति उसके अद्भुत लगाव के साथ साथ उसका दृढ़ प्रतिज्ञ होना भी। जब शहर से मास्टर जी हमें पढ़ाने आते तो बड़ी माँ सोहन को जानबूझकर काम में उलझा देती। छोटी माँ उसके हिस्से का काम करके उसे चुपके से कभी चाय तो कभी पानी लेकर हमारे पास भेज देती और उससे कहती, वहीं रहना थोड़ी देर, देखना सब कैसे पढ़ते हैं, तू भी कुछ सीखना। वो मास्टर जी के पीछे खड़ा हो जाता और कभी कभी तो जुबानी ही हम सबसे पहले प्रश्नों का हल कर देता। मास्टर जी उस पर चकित होते और हमें डांटते। हम बहन भाइयों द्वारा फेंक दिए गए तुड़े मुड़े कागजों पर अक्सर उन पाठों का अभ्यास करता रहता जिन्हें मास्टर जी पढ़ाकर गए होते। छोटे छोटे वाक्यों में छोटी छोटी घटनाओं को समेटने का प्रयास करता, फिर बड़े भैया से उन्हें चेक भी कराता। भले ही वो हमारे साथ स्कूल नहीं जाता था, परंतु पढ़ना लिखना हमारे साथ साथ और लगभग हमारे बराबर ही सीख रहा था। बाबूजी जब भी घर आते सोहन उनके पीछे साई की तरह घूमता रहता। जब सोहन 10 या 12 वर्ष का होगा, बाबूजी उसे अपने साथ लखनऊ ले गए, जहां वो अपना अखंड प्रकाशन चलाते थे। छोटा सा सोहन बाबूजी के छोटे मोटे काम मिनटों में निपटाकर अखंड प्रकाशन के कार्यालय पहुंच जाता और फटे फेंक दिए गए कागजों पर कुछ कुछ लिखता रहता। बाबूजी ने पढ़ाई के प्रति उसकी लगन देखकर उसे पढ़ाने का जिम्मा अखंड प्रकाशन के ही एक लड़के को सौंप दिया। पढ़ाई लिखाई के लिए हर समय लालायित रहने वाले सोहन को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। खूब दिल लगाकर पढ़ा हो तो उसने लगभग 14 बरस की उम्र में हाई स्कूल की परीक्षा यूपी बोर्ड में अंकों के अकाल वाले दिनों में 62% अंक लेकर पास की। बाबूजी कभी कभी उसे कुछ पन्ने प्रूफ रीडिंग के लिए दे देते। वो लेख और कहानियों को मिनटों में पढ़कर उनकी भाषा तक सुधारने को तत्पर रहता। खेल खेल में उसने अपने ही जीवन से प्रेरित होकर इतनी मार्मिक कहानी लिखी कि बाबूजी सुखद आश्चर्य में डूब गए, जिसे उन्होंने रामेश्वर के छदम नाम से छापा भी था। कहने की जरूरत नहीं कि कितनी और कैसी प्रतिक्रियाएं आई होंगी। बाबूजी ने उसे और भी कहानियां लिखने को प्रेरित किया। उस किशोर सोहन ने अपनी नन्ही सी उम्र के आदने से अनुभव को दरकिनार कर प्रौढ़ मानवीय संवेदनाओं से लबालब कई कहानियां लिखी। एक के बाद एक रामेश्वर की सभी कहानियां पाठकों द्वारा खूब सराही गई। बाबूजी समझ गए लड़का हीरा है, परंतु उस हीरे की किस्मत में नैनाभिराम कष्ट पाने नहीं लिखे थे शायद। अकस्मात ही उस रात बाबूजी की तबीयत खराब हो गई। उनके मित्र पांडे जी ने उन्हें सुबह सुबह ही अस्पताल में भर्ती कराकर अखंड प्रकाशन के किसी कर्मचारी के हाथ घर सूचना भिजवा दी। ताऊ जी सूचना मिलते ही पहली ट्रेन से इस निश्चय के साथ लखनऊ रवाना हो गए कि अब बाबूजी को अकेले सोहन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उनके आगे बाबूजी की लखनऊ में ही रहने की जिद जरा भी ना चली। अतः उन्होंने सोहन को अखंड प्रकाशन का जिम्मा सौंपने का निर्णय कर लिया। बाबूजी का यह निर्णय सुनकर हमारी गर्म मिजाज बड़ी माँ भड़क उठी, क्योंकि अखंड प्रकाशन में प्रॉफिट तो दूर की कौड़ी था। बाबूजी उल्टा घर का पैसा लगाकर आ जाते। जमींदारी से मिलती जुलती हमारी जायदाद और दोनों परिवारों को हमेशा हमारे गंभीर और सहनशील ताऊ जी को अकेले ही सहेजना पड़ा था। पर उन्होंने बाबूजी को कभी लखनऊ छोड़ देने के लिए बाध्य नहीं किया। हाँ, बाबूजी के द्वारा गृहस्थी की इस उपेक्षा पर बड़ी माँ मन ही मन उनसे हमेशा नाराज रही थी। उन्हें तो वो कभी कुछ कह नहीं सकी। गुस्सा फूटा तो उस बेचारे गऊ सोहन पर। उसे लखनऊ से बुला लिया और बड़ी माँ ने उसे खूब खरी खोटी भी सुनाई। क्यों रे सोहन, याद है कैसे फटे हाल में उठा लाई थी देवरानी तुझे पाला पोसा, खिलाया पिलाया, और सबसे बड़ी बात तो एक ही, अपने बच्चों के साथ खेलने दिया। और देवर जी, उन्होंने क्या नहीं किया तेरे लिए। जब उनके साथ गया तो क्या जानता था तू।
उनकी बदौलत पढ़ा लिखा समझदार बना और अब जब उनकी सेवा का समय आया तो चला बैरिस्टर बनने। अरे ओ नमक हराम, कुछ दिन तो एहसान मानता। बड़ी माँ के बेमाने गुस्से के कारण ही सही, पर सोहन को अपने पढ़ने लिखने की लालसा पालने की अच्छा में भूल का एहसास हो गया था। वो छोटी माँ द्वारा अवसर दिए जाने पर भी उस समय को बाबूजी की अच्छी नींद के लिए उनके पैरों में सरसों का तेल लगाकर, उनके सिर पर घी की मालिश करके, उनके नाम आए पत्रों को पढ़कर सुनाने में या उन्हीं का कोई अन्य काम करने में भुनाता। मुझे उसकी पढ़ाई छूट जाने का बहुत दुख होता। एक दिन मैंने उससे कहा, सोहन, तेरे अंदर एक सुगढ़ कहानीकार बसता है, तू उसे मारने पर आमादा क्यों है? माँ समय देती है तो कुछ पढ़ लिख लिया कर। वो तपाक से बोला, दीदी जी, कहानीकार क्या करते हैं बोलो? छोटी सी बात को खूब बड़ा ही तो बनाते हैं। नहीं बुद्धू, ऐसा नहीं है। मैंने विरोध किया, जैसे सच्चाई वो खुद ना जानता हो। हाँ हाँ दीदी जी, ऐसा ही है। देखिए, जैसे सामने लॉन में बैठे दादाजी चाय पी रहे हैं। हाँ तो मैंने कहा। वो बोला, अगर इसी छोटी सी बात को कोई कहानीकार बताएगा तो देखिएगा कैसे बताएगा। और उसने बताना आरंभ कर दिया। अवाक हुई मैं बस सुनती ही रह गई, बल्कि कहूँ कि उसके भाषा कौशल पर दंग हुई मैं बस उसकी भाषा को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि बड़ी माँ की गर्जना बरांडे की शांति की सल चिकित्सा कर हमारे बड़े से आंगन को पार करती हुई मेरे कमरे के द्वार तक पहुंची। सोहन, अरे ओ सोहन, क्या गप्पे छौंक रहा है दीदी जी से? अरे जा निकम्मे, जाकर देख बाबूजी अभी तक बाहर मच्छरों में ही बैठे हैं क्या? जाकर उठा कर ला उन्हें वहां से। कितनी बुरी तरह मलेरिया हुआ था पिछले बरस उन्हें। इस घर में किसी को कुछ याद थोड़े ही रहता है, ना कोई पिछली घटनाओं से सबक ही लेता है। बस अपना ही राग, अपनी ही धींगा मस्ती। चल जा जल्दी। सोहन कान दबाकर भागा। दादाजी को अंदर बैठाकर सोहन फिर से मेरे पास बरांडे में आ गया। दीदी बोलो, और बताऊं आगे की कहानी? मैंने ही मना की। बस मैं इतने से ही समझ गई कि तेरे अंदर एक कुशल कहानीकार बसता है और तेरे पास विशिष्ट भाषा कौशल है। इसे जाया मत कर सोहन। मैंने इतना ही कहा और मुझसे अपनी उदासी छिपाता हुआ सोहन जाकर फिर से घर के कार्यों में लग गया। मेरा विवाह बड़ी माँ ने कुछ जल्दी ही करा दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में उनकी पसंद का प्रतिष्ठित डॉक्टर लड़का जो मिल गया था उन्हें। किन्हीं कारणों से मैं 4 वर्षों तक भारत नहीं आ सकी। बड़ी माँ नहीं रही, ये सदमा लेकर अब घर आई हूँ। बड़ी माँ की चिरकालीन अनुपस्थिति में भी सोहन उनके समय अनुसार ही घर का हर काम पूर्ववत दौड़ कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी माँ उसके अंदर के साहित्यकार को बुहार कर फेंक गई हो कहीं और उसकी जगह अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक फिट कर गई हो। इससे तो अच्छा होता वो अनाथ ही पलता, पर मैं ऐसा भी क्या कहूँ, उसकी छोटी माँ तो है ना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।